तब मैंने कहा मैंने एचआर नंबर मैंने एजेंट से मांगा था पर उन्होंने नहीं दिया। तो बोले इसी वजह से अब आप एक काम करो, जितनी भी हार्ड कॉपी है बंद कर दे। और जितनी भी सॉफ्ट कॉपी है जो हमने आपको ईमेल पे भेजी है, तकरीबन 22-24 पेज की आती है मेडिकल की, वो आप अटैच करके जो भी आपका एचआर नंबर है, ये पहले एप्लीकेशन नहीं करते, पहले मेडिकल करवाते हैं ना, तो एप्लीकेशन करने के बाद एचआर नंबर आता है। तो ये लोग पहले ही मेडिकल करवाते हैं तो एचआर नंबर कहाँ से आएगा। मैंने डाला ना इंडियन, तो वो शो नहीं हो रहा था। तो मैंने काफी ट्राई किया, हेलो फिर फ्रेंड्स, मैंने वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हमको सुनने को मिलेगी जो शायद थोड़ी सी अजीब सी लगी मुझे भी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपको न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है तो, क्योंकि कई बार एजेंट की मिस्टेक से इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि वीज़ा होने के बावजूद भी आपको बोर्डिंग वोर्डिंग मना कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ अभी पटेल जी हैं। तो इनके साथ ये हुआ है, ये खुद ही बताएंगे कि क्या इनके साथ हुआ, क्या आप किस चीज़ से आप लोगों को बचना चाहिए। तो सर जी कैसे हो? जी 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 फाइन। कैसे हो रोबिन सर? बढ़िया बढ़िया। तो बताइए सर कि क्या आप लोगों को बताना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो जो लोगों को अलर्ट रहना चाहिए जिससे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। सर मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपका वर्क परमिट या फिर आपका विजिटर वीजा भी आ जाता है तो रियलमी अकाउंट पे आप उसको है ना बहुत बारीकी से चेक करो, ठीक है। क्योंकि मेरे 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 साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। ना हो। क्योंकि वीजा 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 आने के बावजूद भी मेरा सही वीजा था, बिल्कुल सही। पर एक गलती की वजह से उन्होंने मुझे बोर्डिंग डिनाई किया। फिर उन्होंने मेरा जो वीजा था, तो उन्होंने मेरा वीजा कैंसिल किया और उन्होंने बोला कि आप ईमेल करो। और ये और कहाँ पे दोबारा हुआ ये? ये सर मेरा मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ था। अच्छा अच्छा, वहीं मेरे पे। सिंगापुर एयरलाइंस थी। वहीं पे वहीं पे हाँ वहीं पे उन्होंने बोला कि आपका ये कैंसिल कर दिया गया है, राइट? जी जी जी, उन्होंने कैंसिल कर दिया, पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो दोबारा से है ना, शायद आपका ये जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके वापस आपको वीजा दिया जाएगा। तो फिर ये क्या पूरा प्रोसेस था, ये बताइए एक बार। मतलब कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये बताइए थोड़ा सा। सर मैंने एक्रीडिटेड वर्क परमिट के लिए मैंने डाला था, ठीक है। तो वो मैंने अप्लाई किया था तकरीबन मई के एंड में, तकरीबन 20 या 23 तारीख को, ठीक है सर। तो मैंने वो अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा पीसीसी तो सबमिट कर दिया था, सिर्फ मेरा वो बाकी था अपना, हाँ मेडिकल बाकी था। तो तो मेडिकल के लिए मैंने मुंबई, ये सारा प्रोसेस आपने खुद किया कि किसी के थ्रू किया? नहीं सर मैंने किसी के थ्रू किया था, एजेंट थ्रू के किया। थ्रू किया ओके था। ओके ओके ओके। तो सर मैंने फिर है ना मैंने मेरा मेडिकल भी दिया। तो मेडिकल में भी सर मेरी एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेडिकल मेरा सही था पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के पास मेरा मेडिकल नहीं पहुंचा। वो भी इसलिए नहीं पहुंचा था कि मेरे एजेंट ने है ना, जब न्यूजीलैंड के लिए हम मेडिकल में जाते हैं तो एचआर नंबर होता है जो हमारा फाइल नंबर जैसा ही होता है। तो हमें वो पूछते हैं क्लिनिक वाले जहाँ भी हम अपना मेडिकल करवाते हैं कि आपका एचआर नंबर दो। तो मुझे मेरे एजेंट ने बताया कि एचआर नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको बोलो कि आपका मेडिकल कर दे और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को भेज दे, ठीक है। तो सर इस तरीके से हुआ, मेरा 2 महीना हुआ फिर भी मेरा वीज़ा कुछ क्लियरेंस का नहीं आया। तो फिर उन्होंने एक ईमेल, मेरे एजेंट पे एक ईमेल आया, उन्होंने मुझे बताया कि आपका मेडिकल फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों फिर से करना पड़ेगा? अच्छा। तो उन्होंने बताया कि शायद कुछ, उन्होंने कुछ रीजन नहीं दिया। तो मैंने कहा आप रीजन तो पूछो कि क्यों दोबारा और करना ये पड़ेगा, जो क्योंकि दस ये पंद्रह जो खर्च। हाँ, ये जो बार बार आप कर रहे थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था कि इसके चार्जेस दे रहे थे आप? नहीं, दोबारा दोबारा अगर आप करवाते हो ना तो सर उसका भी हमें चार्ज, फुल्ली चार्ज भरना पड़ता और है। कितना होता है और वो? उसमें दिक्कत ये, वो तकरीबन सर बॉम्बे में तो मेरे ख्याल से 7,000 के करीब अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो मैंने बताया, फिर मैंने
एक्चुअली फिर मैंने तो है ना अपॉइंटमेंट के लिए उसी उसी क्लिनिक में, बॉम्बे के उसी हॉस्पिटल में मैंने फोन किया। मैंने कहा मुझे चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उन लोगों ने बताया आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने कहा भाई उन्होंने वापस मांगा है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में, शायद कुछ हीमोग्लोबिन या कुछ होगा कुछ। तो उन्होंने बताया कि नहीं मिस्टर पटेल, आप पैसे बार बार पैसे क्यों खर्च करती हो, आपका हमने ऑलरेडी भेज दिया है। पर आपने उस टाइम एचआर नंबर दिया था। मैंने कहा मैंने एचआर नंबर मैंने एजेंट से मांगा था पर उन्होंने नहीं दिया। तो बोले इसी वजह से अब आप एक काम करो, जितनी भी हार्ड कॉपी है बंद कर दे। और जितनी भी सॉफ्ट कॉपी है जो हमने आपको ईमेल पे भेजी है, तकरीबन 22-24 पेज की आती है मेडिकल की, वो आप अटैच करके जो भी आपका एचआर नंबर है, तो उसको, ये एचआर नंबर और वो सब सॉफ्ट कॉपी आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को भेजो और उनको बोलो कि ये इस एचआर नंबर पे ये लिंक कर दे। तो उनको ये कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपीज मेडिकल की उनको रिसीव हो जाएगी। तो और मैंने अपने एजेंट से ये कहा। सारा ताम झाम आपको खुद ही करना था कि भाई ये मेडिकल कराओ फिर रिपोर्ट वहाँ पे भेजो इमिग्रेशन पे? जी जी सर, तो मेडिकल, इमिग्रेशन पे कैसे भेज मेडिकल सकते हो? नहीं, इमिग्रेशन को कैसे भेज सकते हो आप रिपोर्ट? सर ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का जितना भी अप्रूवल का जितना भी क्लिनिक है ना, जहाँ पे आपको करवाना पड़ता है मेडिकल, हम्म। तो वहाँ पे वहाँ पे हमें जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेके। हम्म। फिर हमें बोलना पड़ता है कि हम किस चीज, किस वीजा कैटेगरी में जा रहे हैं, हम्म। हम स्टूडेंट पे जा रहे हैं या फिर वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर अपना पासपोर्ट भी लगता है, फ्रंट और बैक कॉपी भी लगता है। तो ये देना पड़ता है। वो हमारा मेडिकल करके एक एचआर नंबर आता है, ठीक है। ये एचआर नंबर जैसे हमारे वीजा का फाइल नंबर ही हो गया। तो इसके साथ है ना, उन लोगों को जब हमारा मेडिकल हो जाता है तो ये एचआर नंबर लेते हो और ये सब पूरा भी सॉफ्ट कॉपी और जितना भी रिपोर्ट है ना, वो एचआर नंबर से अटैच करके वो लोग न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को भेजते हैं, ठीक वही है। वही लोग तो भेजते हैं। हमारी एप्लीकेशन, हाँ वही लोग, वही क्लिनिक वाले लोग ही भेजते हैं। ओके। वो हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं देते सर, ठीक है, ठीक है। तो ठीक फिर है। आगे का बताइए, आगे का बताइए, जो मेन इशू तो जहाँ फिर पे आया आपको। हाँ, हाँ मेन इश्यू ये आया था। तो मेरा इसकी वजह से 3 से 4 वीक का लेट हो गया। हम्म। तो उन्होंने, मैंने अपने एजेंट को बताया भाई एक बार ये करके देखो, क्योंकि ये कुछ सस्ता नहीं है, 10,000 है और बॉम्बे आना जाना तकरीबन 15-20 हजार खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने उन्होंने फिर बोला कि चलो इस तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि मुझे क्लिनिक वालों ने ये चीज बताई थी कि हमारे और भी बंदों के साथ ये हो चुका है। तो ये एजेंट क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन नहीं करते, पहले मेडिकल करवाते हैं ना, तो एप्लीकेशन करने के बाद एचआर नंबर आता है। तो ये लोग पहले ही मेडिकल करवाते हैं, तो एचआर नंबर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो फिर एचआर नंबर मैंने अपने उनको बोला, एजेंट को, उसने एचआर नंबर और जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज थी मेरी मेडिकल की, ये उन्होंने सेंड कर दी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इमिग्रेशन को, ठीक है। उसके 3 बाद सर मेरा वीजा अप्रूवल हो गया, ओके, ठीक है। तो फिर वीज़ा में क्या गलती ठीक है। थी आपके, ये बताइए? सर वीजा में मेरी गलती यही थी कि मैं एक्चुअली 8 साल है ना अफ्रीका की कंट्री में रह चुका हूँ। ठीक है। अफ्रीका की एक, सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है। तो मैं 8 साल वहाँ रह चुका हूँ। मेरा पासपोर्ट रिन्यू वहाँ से हुआ था 2020 में, ठीक है। और मेरा परमानेंट रेसिडेंस परमिट भी वहाँ का है, सेंट्रल अफ्रीका का है। पर मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मैंने पासपोर्ट कभी चेंज नहीं किया, मेरा इंडियन ही पासपोर्ट रहने दिया। पीआरपी मेरी वहाँ की थी, मेरा पासपोर्ट रिन्यू वहाँ से हुआ था, तो मैंने पासपोर्ट चेंज नहीं किया। अब जब मेरा वीजा आ गया तो मैंने वीजा देखा, तो मैंने वीजा देखा यानी मेरे, उसने मुझे फोटो पाड़ के भेजा था कि आपका वीजा आ गया है। तो मैंने रियल में अकाउंट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और मैंने कहा चल लाओ मुझे देखने दो कि मेरा क्या है। तो जब मैं रियल मी पे, वो लोग मांगते हैं सबसे पहले तो वो लोग आपका फैमिली नेम मांगते हैं, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर मांगते हैं, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी मांगते हैं, उसके बाद आपका जेंडर हो गया, और लास्ट में आखिर में आपका पासपोर्ट रिन्यू किस डेट से हुआ है। ओके। तो वो हो गया। तो मेरा 21 जुलाई को मेरा पास मेरा वीजा, मेरा वीजा
आ गया था। तो मैंने ये सब चीजें नॉर्मल थी, तो मैंने ये सब डाल दी वहां पे। तो मैंने जब मेरा नेशनलिटी मैंने डाला ना इंडियन, तो वो शो नहीं हो रहा था। तो मैंने काफी ट्राई किया। फिर मैंने अपने दिमाग से मैंने कहा चल अपना नेशनलिटी जहाँ का मेरा पीआरपी है हाँ, वहां का मैं डाल के देखता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने वो सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री का मैंने डाला, तो तुरंत ही शो कर दिया। ठीक है, तब मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, और मैं ये स्क्रीनशॉट है ना मैंने अपने, एजेंट को यानी भेजा। वीजा, हाँ वीजा तो बिल्ली कंट्री दिखा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका पीआर वहां से है, आपका रिन्यू वहां से हुआ है, तो शायद हो सकता है कि ये चीज में, ये नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट में शायद दूसरी कंट्री आए, इंडिया ना आए। मैंने कहा चलो सही है। फिर उसके बाद फिर मेरी 14 अगस्त की मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट थी, ठीक है। हाँ, सिंगापुर एयरलाइंस बॉम्बे से। तो सर मैंने ट्रैवलिंग किया। मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा सर, तो सिंगापुर वालों ने मेरा पहले तो लगेज भी ले लिया, मुझे बोर्डिंग पास भी मेरा है ना बना के साइड पे रख दिया। पर उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये दिक्कत शायद इसी वजह से आ रही है, फिर तो मैंने उनको, हाँ, मैंने सिंगापुर एयरलाइंस के स्टाफ को मैंने इंग्लिश में ही समझाया कि भाई शायद आपको इसलिए वीजा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दिक्कत है, तो आप ये कंट्री का नाम डाल दो और वो कंट्री का देख लो, मेरे पास पीआर लगा हुआ है ठीक है, और मेरी पासपोर्ट भी वहां से रिन्यू हुई है, ठीक है। तो आप ये डाल के देख लो। तो उन्होंने बताया हम कैसे डाल के देख सकते हैं, जब का आपका पासपोर्ट ही इंडियन है तो दूसरी कंट्री हम कहाँ से डाल सकते हैं। ओके। अब उनकी बात भी सही थी, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल उनकी बात भी सही सही थी। थी, सही फिर थी। उन्होंने मेरी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात करवाई। ओके। तो तकरीबन उन्होंने 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया सर। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा इंटरव्यू लिया कि उन्होंने एक एक चीज मुझसे पूछ डाली, हम्म, मेरा पासपोर्ट नंबर से लेके सब कुछ मेरा पूछ डाला सर। हम्म। 20 मिनट में तो इंग्लिश में ही मेरा इंटरव्यू हुआ। तो ठीक। ये तो हमने टूरिस्ट वीज़ा में सुना था कि इंटरव्यू होता है, लेकिन आपका वर्क परमिट में भी इंटरव्यू हो गया? जी जी जी, हाँ सर, वर्क परमिट में भी मेरा इंटरव्यू हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। तो और वो भी खासा अच्छा हुआ, अच्छा इंटरव्यू हुआ, 20-25 मिनट फाइनली तक। एंड में क्या बोले वो? फाइनली एंड में मुझे उन्होंने ये बताया कि अभी के लिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अभी ओके। आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। हम्म, और आप है ना जो भी, उन्होंने मिस्टेक के बारे में उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने मुझे इतना ही जवाब दिया, तो फिर मैंने वहां से, मेरे उन लोगों ने अपने आप, एयरलाइंस वालों ने टिकट भी कैंसिल कर दिया मेरा, हाँ। पूछे बिना। ओके, ओके। तो सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर एयरलाइंस है ना बहुत स्ट्रिक्ट हम्म। है। वो कुछ भी चलाते नहीं है। तो भाई देखो, हालांकि उनका जो, हाँ देखो सर, ये कि चलो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो आप अपना वीज़ा चेक करो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू उनको यही आया और उनको बोर्डिंग भी मना कर दी गई। ये उसके बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले कि आपका वीज़ा सही होना चाहिए। जैसे इन्होंने चेक किया, आप भी चेक करो, हर जगह चेक करो, और तभी आप अपना ट्रैवल प्लान करो। नहीं तो भाई काफ़ी आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होंगे, बहुत सारी चीज़ें का वेस्टेज होगा। तो ये आपके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ भी होता है, जिससे कि आप लोग बच सको अगर न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है तो सभी इसको शेयर कर देना। और भाई ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहती हैं, तो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है ना, और कुछ ना कुछ मिसगाइडेंस भी होती है। तो यहाँ पे रियलिस्टिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ताकि आप लोगों का ट्रैवल स्मूथ हो। वर्क परमिट पे जा रहे थे लेकिन प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए हुई, ये इन्होंने बताया। तो मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सर आगे की स्टोरी दूसरा पार्ट बनाओगे? एक मिनट, हाँ सर, वो